हेलो साथियों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इतिहास एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में इतिहास एक बहुत उलझा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन वहीं अगर आप क्रोनोलॉजी को समझ करके इतिहास पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसी का एक छोटा सा मेरा प्रयास है, आइए समझते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल दैट मीन्स प्री हिस्ट्री में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए ये कुछ लिखे और पढ़े नहीं है जिसके आधार पर हम लोग हिस्ट्री तय करें, हिस्टोरियन तय करें, बल्कि खुदाई के तौर पर जो हमें सबूत मिला है पुख्ता, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इतिहास तय करते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, तो लोग यहाँ पर पढ़ना लिखना जानते थे। कुछ लिखित स्रोत भी हमें यहाँ से मिलता है जिसको हम लोग साफ साफ पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ लिखित स्रोत ऐसे हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता का, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तीसरे में ऐतिहासिक काल में, हिस्ट्री में, लोग कंप्लीट रूप से लिखना पढ़ना जानते थे और हमें लिखित स्रोत भी मिलता है, इसलिए इसका जो है ऐतिहासिक काल का पुख्ता सबूत है हमारे पास। अब आइए देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज का, इसको हम लोग मेसोलिथिक भी बोलते हैं, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और न्यू स्टोन एज या न्यू लिथिक स्टोन एज भी बोलते हैं, ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ कॉमन मिल रहा होगा, पाषाण पाषाण पाषाण। पूरा इसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड, पुराने पत्थर, मतलब पत्थरों का साइज बड़ा था, पत्थरों का काल आप कह सकते हैं। प्री हिस्ट्री में लोग पत्थर, उनके जीवन का, लोगों के जीवन में पत्थर एक अहम भूमिका निभा रही थी। लोग पत्थरों से शिकार करते थे, जगह जगह घूमते थे और कच्चा मांस खाते थे। कुछ समय बाद इन्होंने आग का आविष्कार किया तो मांस को पकाकर खाने लगे थे, बाकी इनके पास कोई और विशेष ज्ञान नहीं था। तो पत्थर अहम भूमिका थी इनकी ज़िंदगी का, मतलब पत्थरों से शिकार करते थे। लेकिन ओल्ड स्टोन एज में, अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक, इनका जो औजार हुआ करता था पत्थर, उनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था और बेढंगा हुआ करता था। लेकिन समय बीतता गया तो मध्य पाषाण काल में, मिडिल स्टोन एज में, इनके पत्थरों का साइज थोड़ा मध्यम हो गया और ज़्यादा कारगर हो गया। और समय बीतता गया तो इनके पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा हो गया और मध्य पाषाण काल से थोड़ा और ज़्यादा कारगर हो गया, इसलिए इसे नव पाषाण कहा जा रहा है। नव ये नया को दिखाता है, पूरा ये पुराना को दिखाता है और मध्य इन दोनों के बीच को दिखाता है। ये 9000 ईसा पूर्व तक ख़त्म होता है। लोग पूरा पाषाण काल में ही ये आग की खोज कर लिए थे और चावल वगैरह भी उगाना जान गए थे, लगभग 12000 ईसा पूर्व से 10000 ईसा पूर्व। लेकिन ये बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते थे, ये बिल्कुल छोटे लेवल पे खेती करते थे, इसलिए इनकी ज़िंदगी कहा जाए तो एक आखेटक था, घूमते फिरते थे और ज़्यादातर शिकार पर ये डिपेंड रहते थे। तो ये प्री हिस्ट्री में हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, पत्थरों का युग रहा। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। यहाँ पर लोग लिखना पढ़ना जानते थे और लिखे भी हैं, जो हम लोगों को सबूत के रूप में मिलता है कि ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसे है, इसके कुछ काल ऐसे हैं जिसमें से लोग लिखे हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में हम लोग साफ साफ पढ़ पाते हैं और इससे बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिलता है। मैंने आपको बताया कि इसमें से लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं जानते थे पढ़ना लिखना, इसलिए कुछ लिखा ही नहीं,
तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? बस खुदाई के तौर पर जो चीज़ें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इतिहास जो है वो लिखा है, हिस्टोरियन ने लिखा है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत भी मिलता है। जैसे ही यहाँ पर न्यू स्टोन एज ख़त्म होता है, नवपाषाण काल, उसके तुरंत बाद 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड आता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ के लोग लिखे हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन खुदाई के तौर पर जो हमें सबूत मिला है उसके अकॉर्डिंग इतिहास हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ पर लिखित स्रोत मिलता है और खुदाई करने के बाद भी स्रोत मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इतिहास दैट मीन्स राइट किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही सुसज्जित थी, शहर बसे हुए थे। आज के हम लोगों ने जितना बढ़िया सुसज्जित ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सारी सुविधाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास। बस हमारे पास टेक्नोलॉजी है और मैकेनिक है। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के लोगों के पास बस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस यही अंतर था, बाकी बहुत सुसज्जित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो शहर बसी हुई थी ये इंडस रिवर के आसपास वाले मैदानी क्षेत्र में बसी हुई थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे उनका अंत हुआ, वो कैसे नष्ट हो गए, ये हम लोगों को आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन हिस्टोरियंस बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ से ख़त्म हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध से ख़त्म हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि सुखाड़ से ख़त्म हुआ। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है। अब इसके बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता जब नष्ट हो जाती है, यहाँ के लोग सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, एक भी लोग नहीं बचते हैं। उसके बाद इंडिया में कम से कम 200-300 सालों तक एक लंबा गैप देखा जाता है कि इंडिया में सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, ना के बराबर। कुछ लोग बचते हैं दक्षिण इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में बचते हैं, तो वो नग्न के बराबर होते हैं क्योंकि उनका कोई ख़ास सबूत हमें नहीं मिलता है। लेकिन वैदिक पीरियड में मिलता है। ये वैदिक पीरियड आर्यों का पीरियड था। जब सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो चुकी तो आर्यन एक जाति विशेष थे जो मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन जो वैदिक सभ्यता वाले लोग थे, आर्यन, ये मध्य एशिया से आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये अल्प पहाड़ी से आए हैं। तो ये वैदिक पीरियड आर्यों का रहा है। आर्य हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए और ये वैदिक का रचना किए, वेद का रचना किए। आप लोग सुने होंगे कि वेद बहुत बड़ा ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है और रियल ग्रंथ है। तो वैदिक सभ्यता को भी आगे चल के 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अर्ली वेद पीरियड और लेट वेद पीरियड। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेद में ऋग्वेद का रचना हुआ, ऋग्वेद का रचना हुआ और उत्तर वैदिक काल में वेद के ब्रांच आए। मतलब जब आर्य यहाँ पर आए तो आर्य बहुत कम संख्या में थे, तो इनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। बस वेदों की रचना हुआ है, वेद की रचना हुआ है। लोग ज़्यादा धर्म पर विश्वास करते थे और देखिए समय बीतता गया और उत्तर वैदिक काल में, लेट वैदिक पीरियड में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक जीवन देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का भी खोज हो चुका था और लोहे का जब खोज हो चुका तो खेती करने का जो दौर था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ के लोग अधिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करने लगे थे, खाने पीने की भरपूर हो गई थी, इसलिए लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन भी जीने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में ही हमें ये जानने को मिलता है कि जो हमारे समाज थे वो 4 भागों में बटे हुए थे। सबसे पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य और शूद्र। यहाँ पर वेद का रचना हुआ और वेद के ब्रांच की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसे में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और
ऋग्वेद तो मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से वेदों की रचना, वेदों के ब्रांच की रचना यहाँ पर होती है और इसमें यहाँ से हम लोगों को ढेर सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। और देखिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई तो अब यहाँ पर जो इंडिया है वो टेरिटरी में बढ़ जाएगा, क्षेत्र में बढ़ जाएगा, ठीक है, जो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है और ये जो आदि ऐतिहासिक काल है इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है, बांटा गया है आसानी से समझने के लिए, और वैदिक पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर हम लोग ये जो ऐतिहासिक काल है इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर लोग पढ़ना लिखना जानते थे, यहीं से लोग पढ़ना लिखना सीख गए थे, तो कुछ हिस्सा हमें लिखित रूप में मिलता है और कुछ हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरे हमें लिखित स्रोत मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट से भी लिया गया है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐतिहासिक काल को, हिस्ट्री को 3 पार्ट में रखा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मिडावल हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर भारत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हमारे इंडिया में टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 712 ईयर्स ईसा पूर्व ईस्वी तक, ठीक है। और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारे इंडिया में पढ़ा जाता है वह है 712 से 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत जो पढ़ा जाता है वो 1707 ईसा पूर्व से ईस्वी से 1964 ईस्वी तक पढ़ा जाता है। इस सेशन में हम लोग केवल प्राचीन भारत का ही देख रहे हैं क्रोनोलॉजी, मध्यकालीन और आधुनिक को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ, दैट मीन्स ये जो उत्तर वैदिक काल है इसके बाद फिर क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। प्राचीन भारत हिस्ट्री को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले महाजनपद काल आते हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले थे। कहने का अर्थ ये है कि जब उत्तर वैदिक काल ख़त्म हुआ, आर्य की जनसंख्या बढ़ गई, लोहे का आविष्कार हो गया, खेती बड़े पैमाने पर होने लगी, तो महाजनपद डेवलप होने लगे। महाजनपद का मतलब स्टेट कह सकते हैं आप। अभी हमारे कंट्री में 28 राज्य हैं, ठीक उसी प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब आर्य यहाँ पर आए इंडिया में, उनकी जनसंख्या बढ़ गई दिन ब दिन, तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों जीवन जीने लगे और हमें ये मिलता है लिखित स्रोत में। तो जब उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि घर भी बसेंगे, टेरिटरी भी बढ़ जाएगा। तो 16 महाजनपद में बढ़ चुका था 6ठी शताब्दी में। उनमें से कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले अंग है, मगध है, वजी है, मल है, सूरसेन है, अवंती है, कंबोज है, इस प्रकार करके 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद बहुत पावरफुल था और ये गंगा और यमुना नदी के आसपास पंजाब, ये आपका झारखंड बिहार वाले एरिया में था, वह था मगध है। ये सबसे पावरफुल था। तो मगध साम्राज्य का चर्चा बहुत मिलता है। हालांकि सारे महाजनपद में कुछ न कुछ राजा रूल कर रहे थे, लेकिन मगध साम्राज्य का जो हमें इतिहास मिलता है वो सराहनीय है, बहुत पावरफुल। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य चलती है। उसके बाद मगध साम्राज्य में एक मौर्य साम्राज्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही पावरफुल और समृद्ध शासक थे। इन्होंने 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक राज्य के संगम काल भी हम लोग इसी पीरियड में पढ़ते हैं। चेल, पांड्य, चोल भी इसी पीरियड में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में केवल चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, बल्कि इसके पहले नंद डायनेस्टी थी और ढेर सारे डायनेस्टी थी। वो सब हम लोग जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा मगध साम्राज्य में, वो बहुत सराहनीय रहा। और ऐसा कहा जाता है ना कि जब भी कोई इंसान पीक पर पहुंचता है तो उसका नीचे
दैट मीन्स डाउनफॉल भी तय होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध पावरफुल था, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ख़त्म होता है वैसे ही इनके ख़ानदान में, इनके वंश में जो रूलर आते हैं, जो राजा आते हैं, वो उतना बढ़िया से डील नहीं कर पाते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल हम लोग पढ़ेंगे 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक अब यहाँ पर आ गया। अब ईस्वी के बाद हम लोग पहुँच गए, ईसा मसीह के जन्म के बाद पहुँच गए। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले थे हम लोग। तो मौर्योत्तर काल में भी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आए, लेकिन बढ़िया से डील नहीं कर पाए। और ये जो मौर्योत्तर काल के बाद जो गुप्त साम्राज्य आते हैं, गुप्त साम्राज्य का ताल्लुकात कहीं न कहीं मौर्य काल के वंशज से ही था। ये इन्हीं के दरबार वगैरह में काम करते थे। कुछ इतिहासकार का ऐसा कहना है, कुछ का कहना है कि ये अलग राजवंश थे, लेकिन इनके कमजोरियों को देखकर ये हावी हो गए और ये अपना साम्राज्य बना लिए। गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य चलती है। और ये भी गुप्त साम्राज्य में ऐसा कहा जाता है कि भारत एक शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत बन चुका था गुप्त साम्राज्य में। लेकिन इसका भी एक समय अंत आता है और इसके रूलर भी, इस डायनेस्टी के रूलर भी वीक हो जाते हैं और इसी के फ़ायदा उठाकर हर्षवर्धन आ जाते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं इसी वंश से ताल्लुकात रखते थे। और हर्षवर्धन का काल पीरियड 606 से 647 ईसा पूर्व तक रहा और ये लास्ट यहीं तक प्राचीन भारत को रखा गया। इसके बाद 647 ईसा पूर्व के बाद हम लोग मेडावल हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, मध्यकालीन भारत में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन इतिहास का क्रोनोलॉजी लाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न पीरियड का भी क्रोनोलॉजी लाएंगे। तब तक आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगा, नहीं लगा, आगे आप क्रोनोलॉजी चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।